पॉइंट बता रहे हैं कि भाई अब दो कंडीशन है तुम्हारे पास। एक कंडीशन तो है, एक कोई है वेट रोड है, एक है ड्राई सरफेस, सूखा हुआ रोड है बिल्कुल एकदम। अब दो तरह के टायर है, एक है एक ओल्ड टायर है, दूसरा नया टायर है। ओल्ड टायर को मतलब घिसा हुआ टायर, इसको वॉर्न आउट टायर भी कह सकते हैं। वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है? घिसा हुआ। वॉर्न आउट का मतलब क्या है? घिसा हुआ टायर एक तरह से, ये मतलब है। तो दो तो पेमेंट हो गए, वेट पेमेंट एंड ड्राई पेमेंट, और दो हो गई आपके पास में क्या? टायर की कंडीशन हो गई। कौन कौन से टायर्स? एक तो नया टायर एंड दूसरा पुराना टायर है, घिसा हुआ टायर है, वॉर्न आउट टायर है। ये दो कंडीशन है। हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर आपके पास सपोज करो, अगर कोई एक नया टायर है, बिल्कुल नया टायर है, किसी रोड के ऊपर जा रहा है, रोड कैसी है? मान लीजिए कि आपके पास में ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस है। दूसरा है आपके पास में घिसा हुआ टायर है, वही जा रहा है किसके ऊपर? ड्राई सरफेस के ऊपर। आया समझ में कैसे? तो ड्राई सरफेस उठाया, ड्राई सरफेस के ऊपर या तो नया टायर जा रहा है सपोज, या फिर क्या जा रहा है आपके पास में? घिसा हुआ टायर जा रहा है, पुराना टायर जा रहा है भाई आपके पास में। एक तो ये केस बन गया। दूसरा केस क्या बना आपके पास में? दूसरा केस बनेगा कि गीला सरफेस है इस बार, और गीले सरफेस पे एक टायर जा रहा है जो कि नया है, और दूसरा टायर क्या जा रहा है? जो कि पुराना टायर है। दोनों केस हो गए क्लियर? क्या क्या कॉम्बिनेशन है? तो गीला सरफेस है, गीले सरफेस पे नया टायर भी एंड पुराना टायर भी। फिर आया ड्राई सरफेस पे नया टायर भी एंड पुराना टायर भी। दो सिचुएशन बनी आपके पास में। अब ये देखना है दोनों में से ज्यादा फ्रिक्शन कौन डेवलप करवाएगा, दोनों टायर में से ज्यादा फ्रिक्शन कौन डेवलप करवाएगा? नया टायर ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करवाएगा या फिर पुराना टायर ज्यादा डेवलप करवाएगा फ्रिक्शन? ये पॉइंट हमने समझना है। अगर हम किसी ड्राई सरफेस की बात कर रहे हैं, ड्राई सरफेस पे उठाओ केस, एक नए टायर वाला केस उठाओ एंड पुराने टायर वाला केस उठाओ, तो ऐसा दिखता है कुछ हमें। नया टायर अगर देखोगे तो नया टायर ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ऐसे ही तो दिखेगा नया टायर, ऐसा ही तो होता है नया टायर ना। इन्हें बोलते हैं ट्रेड्स। ये जो है ना यहाँ पर, ये सब क्या कहलाते हैं? TREADS, वो लिखा भी ना, विद गुड ट्रेड्स। अच्छे ट्रेड्स होंगे किसके अंदर? नए टायर के अंदर ना। पुराना टायर कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखेगा। पुराना टायर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा पुराना टायर ना। सरफेस कैसा है? सरफेस है ड्राई सरफेस है, सरफेस कंसिडर कर लिया है, ड्राई सरफेस कंसिडर कर लिया। ये है ओल्ड और ये क्या है? ये न्यू है। ये न्यू हो गया, ओल्ड हो गया एंड न्यू हो गया। ये बताओ दोनों में से ज्यादा फ्रिक्शन कौन डेवलप करवाएगा? टायर कैसा है आपके पास में, और रोड कैसी है? ड्राई रोड है, ड्राई रोड है आपके पास, कौन सा ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेगा? ओल्ड टायर ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करवाएगा। ओल्ड टायर, क्या रीजन है? एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट कल भी आया था ना कि मोर विल बी द एरिया ऑफ कांटेक्ट, मोर विल बी द फ्रिक्शन डेवलप्ड, मोर विल बी द फ्रिक्शन डेवलप्ड। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास में? फ्रिक्शन डेवलप होगा। यहाँ पर देखो और यहाँ पे देखो कंपेयर करके, फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट किस में ज्यादा है? ओल्ड में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, ओल्ड टायर क्या करेगा? ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करवा कर देगा। लेकिन अब कंडीशन को कर दो चेंज। इस बार सरफेस कैसा हो गया? वेट हो चुका है। अब रोड का सरफेस कैसा है? वेट है। आपको बताया था फ्रिक्शन को कम करने के लिए, कई सारे तरीके थे आपके पास में। आप सरफेस को स्मूथ बना दो, आप वहां पे कोई लुब्रिकेट कर दीजिए, लुब्रिकेशन कर दो किसी भी तरह से, वाटर से कर दो लुब्रिकेशन, ऑयल से लुब्रिकेशन कर दो, किसी भी चीज से क्या कर सकते हो? लुब्रिकेशन कर सकते हो। तो सरफेस फ्रिक्शन को कम करने के कई सारे तरीके थे ना। लुब्रिकेशन करा दिया हमने, या फिर सरफेस को स्मूथ बना दिया। अब केस उठा है वेट पेमेंट का। वेट पेमेंट में ज्यादा फ्रिक्शन कौन डेवलप करेगा? न्यू टायर। और वेट में क्या होगा? मतलब न्यू डेवलप करेगा ज्यादा है, ओल्ड ज्यादा डेवलप करेगा? भाई ड्राई के केस में तो कौन ज्यादा कर रहा है? ओल्ड वाला कर रहा है। लेकिन वेट के केस में क्या हो रहा है? न्यू वाला ज्यादा डेवलप करवाएगा, वेट वाला कम डेवलप करेगा। रीजन क्या है कि अब टायर के बीच में और इस रोड के बीच में एक पानी की भी तो लेयर आ गई है। रोड कैसी है? वेट सरफेस है ना आपके पास में। सरफेस कैसा है? वेट सरफेस है, पानी की लेयर आ चुकी है वहां पर एक। अगर पानी की लेयर आ रही है तो उस पानी की लेयर का ज्यादा इफेक्ट आपको किस पे देखने को मिल रहा है? पुरानी पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखो ना एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना ज्यादा है इधर। आया समझ में पॉइंट?
तो ज्यादा इफेक्ट किस पर दिखाई देगा? पानी की लेयर का। पुराने टायर पर ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा पानी की लेयर का। तो लुब्रिकेशन ज्यादा किसमें क्रिएट हुआ? पुराने वाले में। फ्रिक्शन कम किसमें डेवलप होगा? जिसमें जितना ज्यादा लुब्रिकेशन इफेक्ट हुआ उसमें उतना कम फ्रिक्शन। तो कम किसमें डेवलप होगा? पुरानी में डेवलप होगा। कब? जब आप किसके ऊपर हो? वेट रोड के ऊपर हो। जब आप वेट रोड के ऊपर हो, अब ये बताओ खुद से सोच के, जब आप वेट रोड के ऊपर जाते हो पुरानी चप्पल पहनकर या फिर कोई ऐसी बाइक लेके जिसकी टायर बिल्कुल घिस चुके हैं एकदम, वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन कम डेवलप होता है। अगर फ्रिक्शन कम डेवलप होता है तो क्या स्किडिंग बहुत देखने को मिलती है? या फिसल जाता है क्या टायर एकदम? ऐसा करा है ऑब्जर्व सबने? पुराना टायर है, बिल्कुल घिस चुका है बाइक का टायर, गीली रोड पर जा रहे हैं, क्या होता है वहां पे? एकदम से फिसलता है क्या वो? तो वही तो कंडीशन है। ये देखो कल भी तो किया था। फ्रिक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कम फिसलेगा। कम होने का मतलब क्या है? ज्यादा फिसलेगा। तो कम फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है ओल्ड के केस में। किसमें? वेट पेमेंट में। तो जब पुराना टायर लेके या फिर पुरानी चप्पल पहन के जाते हैं किस पे? गीली रोड पे, बिल्कुल क्या होता है? जल्दी फिसल जाते हैं ना। ये तो सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा, है ना? यही तो केस है। तो न्यू शूज पहन के पुरानी सरफेस पे चलना ज्यादा आसान रहता, वो सॉरी वेट सरफेस पे चलना ज्यादा आसान रहता है ना, कम फिसलते हैं उसमें, है ना? इसीलिए जब भी ट्रैकिंग व्रैकिंग पे जाते हैं लोग हिली रीजन्स में, बारिश का तो कोई है ही नहीं वहां पर, कभी भी हो सकती है, तो हमेशा कभी पुराने शूज वगैरह प्रीफर नहीं करने चाहिए ऐसे केस में। कैसे प्रीफर करेंगे हमेशा? नहीं, रीजन क्या है इसका? सिंपल सा यही रीजन है आपके पास, बारिश कभी भी हो गई अगर, उसमें फिसलने का खतरा ज्यादा है। अगर आप वहां पे पुराने शूज लेकर जाओगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? फिसलने का खतरा बनेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्या प्रीफर करते हैं? न्यू वाले प्रीफर करे जाते हैं, न्यू वाले प्रीफर करे जाते हैं। आया पॉइंट समझ में? तो अब ये बताओ, अगर कुछ ऐसा सरफेस है आपके पास में जिस पर स्किडिंग का बहुत ज्यादा खतरा है, स्किडिंग का तो मतलब कल समझ लिया था हमने, जिस पे स्किडिंग होने का बहुत ज्यादा खतरा है, जैसे कि कैसा सरफेस? गीला सरफेस। गीले सरफेस पे स्किडिंग का खतरा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना। तो ऐसे केस में हम किस पे डिपेंड रहेंगे? न्यू पे या फिर पुराने पे? सॉरी, हाँ न्यू पे या फिर पुराने पे? न्यू पे डिपेंड रहोगे ना। न्यू पे तो डिपेंड करोगे तुम। ऐसे केस में पुराने पे डिपेंड कर लोगे, पुराने पे नहीं करेंगे ना डिपेंड। आ गया पूरा पूरा समझ में? अब ये पॉइंट एक बार पढ़ के देखो जरा, खुद से आएंगे समझ में। अब देखो ये पॉइंट पढ़ के, तीनों पॉइंट जो लिखे हैं ना अभी आप आ जाएंगे समझ में। आए समझ में? पॉइंट्स आ गए ना? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स। सो अब जाकर फ्रिक्शन की कहानी खत्म हुई है। फ्रिक्शन जो था अब आगे खत्म हुआ है टॉपिक आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करना है? नेक्स्ट शुरू करेंगे कैम्बर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या लिखेंगे नेक्स्ट? कैम्बर लिखेंगे, कैम्बर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैम्बर। नेक्स्ट होगा कैम्बर। कैम्बर शुरू करना है, कैम्बर। अगर ये डायग्राम बनाने तो डायग्राम बना लो वहां पर। करें शुरू। सो क्या टॉपिक है आपके पास में? कैम्बर है, कैम्बर है। चलो ठीक है। अब देखना कैम्बर के बारे में। कैम्बर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था पहले भी, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई पहले तो हमें पता है कि हमारे पास रोड के कितने डायरेक्शन होते हैं? दो डायरेक्शन होते हैं ना रोड के। एक तो कौन सा डायरेक्शन होता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। ट्रांसवर्स बोल दो या फिर लेटरल डायरेक्शन भी कह सकते हो। अब हमें रोड पे स्लोप देने पड़ते हैं। रोड पे क्या प्रोवाइड करना पड़ता है आपको? स्लोप प्रोवाइड करने पड़ जाते हैं। अलग अलग स्लोप का अलग अलग काम होता है। कोई स्लोप क्यों दिया जा रहा है उसका काम सबका अलग अलग काम है। स्लोप आपको देना पड़ रहा है, कोई स्लोप क्या काम रोड पे करेगा ये सब अलग अलग चीज है। आए समझ में? कोई स्लोप कुछ काम करता है, कोई स्लोप कुछ काम कर रहा होता है। सो स्लोप दिए जाते हैं दो डायरेक्शन में। जब आपके रोड के दो डायरेक्शन है, एक है लॉन्गिट्यूडल, दूसरा क्या है? लेटरल डायरेक्शन है, तो स्लोप भी कितने डायरेक्शन में दिए जाते हैं?
दो डायरेक्शन में ही दिए जाते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, जो कि आपने दिया है किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दिया है स्लोप। जैसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप का मतलब क्या है कि लेंथ के डायरेक्शन में हमने क्या कर रखा है, सरफेस को राइज करवा रखा है या फिर फॉल करवा रखा है। आया समझ में पॉइंट? लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ वाले डायरेक्शन में। जैसे कि मसूरी जाते हुए, जब तुम मसूरी जाओगे बिल्कुल सीधी रोड, बिल्कुल पूरा का पूरा वो लेंथ ही तो है। मसूरी आप जा रहे हैं तो वो क्या है, आप लेंथ, जो रास्ता है वो क्या है, लेंथ हो गई। अब पूरी की पूरी लेंथ में आपको राइज दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है ना पूरी की पूरी लेंथ में राइज, वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्लोप हो गया ना आपके पास में। आया समझ में केस? जब हम मसूरी जाते हैं तो पूरी लेंथ में, पूरे रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, राइज दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है आपके पास में एक तरह से स्लोप है। कौन से डायरेक्शन में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप है। और उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के स्लोप को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के स्लोप को तुम बोल रहे हो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कहा जाता है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं ना, उसे ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो स्लोप होता है इसका टेक्निकल नाम क्या है, ग्रेडियंट, इसको टेक्निकली कहा जाता है। आया समझ में पॉइंट? नेक्स्ट, अब आया लेटरल डायरेक्शन, ये विड्थ वाला डायरेक्शन आ गया आपके पास में ना। विड्थ के डायरेक्शन में भी क्या देते हैं हम, स्लोप देते हैं। अब विड्थ के डायरेक्शन में पहला स्लोप जो है, जो दिया जाता है रोड को, वो कौन सा होता है, वो होता है कैम्बर। कैम्बर भी होता है, सुपर एलिवेशन भी होता है। सुपर एलिवेशन आगे आएगा आपका कुछ टाइम बाद। अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैम्बर डिस्कस कर रहे हैं। कैम्बर के बारे में क्या पर्पस है कैम्बर देने का, कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है, वो सारी डिस्कस करनी है। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप है मतलब सरफेस पे स्लोप है कुछ, इसका क्या मतलब है, ढलान एक तरह से ना, ढलान है सिंपल। स्लोप का मतलब क्या है आपके पास में, ढलान है। ढलान हो सकता है कि राइज कर रहा हो या फिर फॉल कर रहा हो। ढलान तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई जा रहा है ऊपर तो उसके लिए वो चढ़ाई हो जाएगी, कोई नीचे आ रहा है तो उसके लिए वो नीचे फॉल करता हुआ जाएगा। आ जाएगा समझ में पॉइंट? चलिए, तो हमें क्या करना है, स्लोप देना है। कौन से डायरेक्शन में, विड्थ वाले डायरेक्शन में। विड्थ वाले डायरेक्शन में स्लोप देना है तुम्हें। अब देखो स्लोप देने के क्या तरीके हैं आपके पास में। जैसे ये है रोड आपके पास, ये रोड है, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। लेंथ के डायरेक्शन में मुझे स्लोप देना है, मतलब लेंथ के डायरेक्शन में मुझे ढलान प्रोवाइड करवाना है एक ना। अगर मैं लेंथ के डायरेक्शन में स्लोप दे रहा हूं तो कैसे प्रोवाइड करोगे, इसको ऐसे उठा दो, देखो आया समझ में केस। ये कौन से डायरेक्शन में स्लोप आ गया, लॉन्गिट्यूडनल में आ गया ना। इसको क्या बोलोगे टेक्निकली, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। आया समझ में पॉइंट? अब नेक्स्ट क्या काम करना है, अब अगर विड्थ के डायरेक्शन में स्लोप देना है तो विड्थ के डायरेक्शन में स्लोप देना है। अब विड्थ के डायरेक्शन में स्लोप देने के दो तरीके होते हैं। अभी एक तरीका डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा तरीका कहाँ आएगा, आगे आएगा, जब सुपर एलिवेशन पढ़ोगे तो वहां पर आएगा दूसरा तरीका। आया समझ में? पहला तरीका बता रहा हूँ, विड्थ के डायरेक्शन में स्लोप देने का क्या तरीका है। ये रोड है, ये इसका सेंटर है, रोड का सेंटर है ना, बीच में जहां पर ये मिल रहे हैं एक दूसरे से। इस सेंटर को एजिस के रेस्पेक्ट में कुछ उठा दो ऐसे। आया समझ में चीज? दिख रहा है एलिवेशन दे रहा है ना, तो सेंटर ऊपर पहुंचूगा किसके हिसाब से, एजिस के कंपैरिजन में ना। सेंटर को उठा दिया हमने किसके हिसाब से, एजिस के हिसाब से। अब देखो स्लोप आ गया, क्या ढलान बन चुका ना विड्थ के डायरेक्शन में भी। इस स्लोप को क्या कहेंगे, इसको कैम्बर कहा जाता है। इस स्लोप को क्या कहते हैं, कैम्बर कहते हैं। सो कैम्बर स्लोप है कौन से डायरेक्शन का, लेटरल डायरेक्शन का या फिर ट्रांसफर डायरेक्शन का। प्रोवाइड कैसे कराया जाता है, सेंटर को उठा दिया एजिस के रेस्पेक्ट में। इस स्लोप को क्या कहते हैं, कैम्बर कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि जो बारिश का पानी आ रहा है ना रोड के ऊपर, वो रुकना नहीं चाहिए रोड पे। बारिश का पानी रोड पे रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही पानी आया रोड पे, बारिश का पानी सडनली क्या करे, रोड पे से हट जाए, ड्रेन आउट हो जाए, मतलब बाहर चले जाए मूव करके। अगर वो रोड पे रुकेगा पानी तो उससे क्या दिक्कत आएंगी, वो दिक्कत अभी निकल कर आएगी आपके पास में। क्या दिक्कत उससे क्रिएट हो सकती है, आए समझ में पूरा। सो स्लोप कैम्बर की बात कर रहे थे। कैम्बर क्या है, स्लोप है ट्रांसफर डायरेक्शन का। प्रोवाइड कैसे करवाया, सेंटर को उठा दिया किसके रेस्पेक्ट में, एजिस के रेस्पेक्ट में। पर्पस क्या निकल कर आया, पानी को ड्रेन आउट करवाना, पानी को बाहर भेजना रोड पे से, ये पर्पस निकल कर आ गया। तीनों चीज क्लियर हो गई ना। चलो ठीक है, इसमें लिखो जो डेफिनेशन ना इसकी, कैम्बर का मतलब क्या होता है, लिखिए कैम्बर। हाँ हाँ हाँ, अगर पेमेंट वाला हुआ तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो हमने नहीं बनाई है। हाँ बिल्कुल आएंगी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें, ड्रेनेज की उनमें बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगी। अगर कोई चीज़ अपने आप बन रही है,
सो आपके कंट्रोल में ही नहीं है वो, तो उसमें डेफिनेटली दिक्कत आएगी ड्रेनेज की, पानी अंदर पहुंच जाएगा सरफेस पे। आया समझ में? तो उसमें कैम्बर नहीं है, जब उसमें है ही नहीं कैम्बर, भाई अपने आप बनी है ना वो, तो हमने थोड़ी बनाया उसको। अब जब नहीं है उसके पास वो चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो उसमें दिक्कत आती है पानी की वजह से वो दिक्कत आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए तो बताया था कि हमने उसको पेमेंट से रिप्लेस कर दिया। आपने उसको पेमेंट से इसलिए तो रिप्लेस करा क्योंकि उसके ऊपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था ना अच्छे से, रोड के ऊपर वो जो अपने आप बनी थी उसके ऊपर अच्छे से मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा था। बारिश आ गई, पानी भर, क्या दिक्कत आ गई? यही तो उठाया था उस दिन पॉइंट हमने कि जब बारिश आएगी कीचड़ हो जाएगा पूरी रोड पे, तो आपने उसको किससे रिप्लेस कर दिया था? पेमेंट से। आपने उसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की लेयर डाली। फिर अब जब आप किसी दूसरे मटेरियल की लेयर डालोगे तब तो आपके हाथ में है ना, मैं उसको स्लोप देना, तो वो दिक्कत आपने दूर करवाई। आया समझ में? डेफिनेटली दिक्कत रहेगी वहां पे। भाई आप ऐसे मान लो कि रोड तो है नेचुरल जो अपने आप बन गई, और पेमेंट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जिसे आपने बनाया, जिसे आपने बनवाया। अब जो चीज़ आर्टिफिशियल है जिसे आप बना रहे हो उसकी तो प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो ना अपने हिसाब से। यही तो फर्क है किसके अंदर, लाइम के अंदर एंड सीमेंट के अंदर। पहले लाइम यूज किया जाता था, लाइम कैसा था? नेचुरल था, लाइम नेचुरली मिलता है आपको, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं थी। आपने उसको आज के टाइम पे रिप्लेस कर दिया, किससे? सीमेंट से रिप्लेस कर दिया। सीमेंट की प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो। आपको जल्दी सेटिंग करवानी है, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कहीं पे जैसी भी प्रॉपर्टी चाहिए, कहीं पे पानी के अटैक से बचाना है, वैसी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से चेंज कर लेते हो आप अपने हिसाब से। आया समझ में दोनों में फर्क क्या है? तो वही सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, बिल्कुल दिक्कत आएगी वहाँ पर, तभी तो उसको पेमेंट से रिप्लेस करा हमने। चलो ठीक है। सो कैम्बर क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन लिखो कैम्बर की, लिखो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस, क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप provided to the road surface, provided to the road surface, provided to the road surface in the transverse direction. Cross slope provided to the road surface, provided to the road surface in the transverse direction, in the transverse direction by tracing by रेसिंग द सेंटर ऑफ पेमेंट। बाय रेसिंग, रेसिंग का मतलब उठाना, या फिर उसको एलिवेट लिख दो, बाय रेसिंग या फिर एलिवेटिंग, रेसिंग द सेंटर ऑफ द पेमेंट, रेसिंग द सेंटर ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एजेस, विद रिस्पेक्ट टू एजेस। सेंटर ऑफ पेमेंट with respect to edges, center of payment with respect to edges, to drain off the rainwater, to drain off OFF, to drain off, to drain off the rain water, to drain off the rain water from the road surface, to drain off the rain water from the road surface, from the road surface। आ गया पॉइंट समझ में? बताओ, एक पूरी डेफिनेशन में सारे पॉइंट आ गए आपके पास। टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस कैसे प्रोवाइड करा भाई? एलिवेटिंग द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एजेस, ये तरीका रहा। ये क्रॉस स्लोप है, ट्रांसफर डायरेक्शन में दिया जाता है। क्लियर हो गई ये सारी कहानी? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। कैम्बर विल हेल्प टू, कैम्बर विल हेल्प टू ड्रेन, लिखना है नेक्स्ट। कैम्बर विल हेल्प टू ड्रेन द रेन वाटर, camber will help to drain the rain water, camber will help to drain the rain water from the surface, from the surface, camber will help to drain the rain water from the surface, from the surface, from the surface, hence it helps, hence it helps, hence it helps to, hence it helps to prevent the breaking up, hence it helps, hence it helps to prevent the breaking up, to prevent the breaking up of the bonds, hence it helps to prevent the breaking up of the bonds between, of the bonds between
एग्रीगेट्स एंड बिटुमिन। ठीक है, एग्रीगेट एंड बिटुमिन। क्या पॉइंट आया देखो इसको। कैम्बर हेल्प कर रहा है किस चीज में? रेन वाटर को सरफेस पे से ड्रेन आउट करवाने में हेल्प कर रहा है, निकालने में हेल्प कर रहा है। अगर इसने आपकी हेल्प करी पानी को ड्रेन आउट करने में, अब सोचो जरा एक चीज, अगर सपोज करो पानी रोड पे रुक जाता, पानी कहाँ रुका? रोड पे रुक चुका है पानी। अगर पानी रोड पे रुक जाता तो उससे क्या दिक्कत आती निकल कर, वो दिक्कत समझो। जैसे पानी, ये रोड है आपके पास में, यहाँ पे बारिश का पानी आया, ये बारिश का पानी आया, बारिश का पानी अगर रोड पे रुकता, अगर वो रुकता तो कहाँ जाता? वो जमीन के अंदर चला जाता ना। वो कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। अगर वो जमीन के अंदर जाएगा तो इसके नीचे क्या है? एग्रीगेट्स हैं, ग्रेवल्स एग्रीगेट्स है ना, और उनको किससे बाइंड करवा रखा है आपने? बिटुमिन से बाइंड करवाया हुआ है। उन्हें बाइंड किससे कर रखा है? बिटुमिन से बाइंड करवा रखा है। तो ये सब है आपके पास एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स है, एंड इनको बाइंड किससे करवा रखा है? बिटुमिन से बाइंड करवाया हुआ है। अब सपोज करो कि पानी आया नीचे, जब पानी नीचे आएगा तो पानी क्या करवाएगा? इनके बीच के बॉन्ड को कमजोर बना देगा, इनके बीच के बॉन्ड को कमजोर बना देगा। सिंपल सा सोच के देखो, बॉन्ड कमजोर होने का क्या मतलब है? बॉन्ड कमजोर होने का मतलब क्या है? कि भाई तुम्हारा किसी के साथ बॉन्ड कमजोर हो चुका है। इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का? कि तुम दोनों दूर दूर जा रहे हो। इसका यही तो मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज है तो बिल्कुल, कि तुम्हारा किसी के साथ में बॉन्ड कमजोर हो चुका है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा तो मतलब बहुत क्लोज है, बहुत पास पास है। बॉन्ड कमजोर होने का मतलब क्या है? बॉन्ड कमजोर होने का मतलब दूर दूर जा रहे हैं, यही तो मतलब है, दूर दूर जा रहे हैं। अगर दूर दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? बीच में क्या डेवलप हुआ? गैप क्रिएट हो चुका, दूरी डेवलप हो चुकी है, और उसी दूरी को क्या बोलते हो आप? गैप बोलते हो, गैप बोलते हैं ना, गैप बोलते हैं। हाँ समझ में पॉइंट? अब जस्ट केस उठाओ, इससे क्या दिक्कत हुई वो दिक्कत समझो। पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था एग्रीगेट एंड बिटुमिन के बीच में। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो मतलब क्या है इसका? पास पास है। मतलब क्या है इसका? पास पास है। पास पास होने का मतलब क्या है? एक पार्टिकल यहाँ है और उसके जस्ट पीछे एकदम दूसरा पार्टिकल है बिल्कुल क्लोज उसके। अब तुमने पहले वाले पार्टिकल पे जो आगे था उस पर लोड अप्लाई करा, उसको धक्का दिया तुमने। तो पहले पार्टिकल उसको क्या दिया तुमने? धक्का दिया। सो वो जो धक्का उसको तो दे रहे हो तुम, वो किस पे ट्रांसफर होगा? उससे दूसरे वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? जो लोड आया था उसको मिलके सहन करेंगे या फिर उसको बैलेंस करेंगे एक तरह से। आया समझ में सिचुएशन? क्लियर हो गई? ये नहीं हो गई केस? ये पहला केस आया। अब समझना इसको ध्यान से, ये पहला केस आ गया। दूसरा केस, अब समझो कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है? दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, गैप क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में दूरी आ गई। दूरी आने का मतलब क्या है? एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा कहाँ है? वहां कहीं पीछे है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या हो चुका है? गैप डेवलप हो चुका है। अब तुम इस स्टूडेंट को धक्का दो, ये जो यहाँ पे पार्टिकल है इसको क्या दो तुम? धक्का दो, क्या वो पीछे उस वाले पे जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो अब जो लोड आ रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सिर्फ आगे वाला बैलेंस कर रहा है ना सिर्फ। तो ये बताओ, दोनों में से, दोनों केस को कंपेयर करके बताओ, दोनों में से ज्यादा लोड तुम कौन से केस में अप्लाई कर सकते थे? पहले वाले केस में। मतलब ज्यादा ताकत किस केस में थी सहन करने की? पहले वाले केस में ज्यादा ताकत थी। क्यों? क्योंकि वहां दो मिलके कर रहे थे सहन उसको, और यहाँ क्या कर रहा है? एक अकेला सहन कर रहा है। तो हमारे पेमेंट की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। और ये हम चाहेंगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो? हम नहीं चाहेंगे ना। हम क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो व्हीकल का लोड कैरी कर रहे। तो इससे दिक्कत आई समझ में? क्या दिक्कत हो रही है? ये पॉइंट आया आपके पास में निकल के। क्लियर हो गई ये चीज? एक और चीज और फायदा करता है कैम्बर, क्या? ये स्किड रेजिस्टेंस को, स्किड SKID, स्किड का मतलब पता है कि ब्रेक अप्लाई करा, आगे जा रहा है फिर भी फिसलता हुआ। स्किड रेजिस्टेंस को कम होने से बचाता है, स्किडिंग के खतरे को ज्यादा होने से बचाएगा। स्किडिंग का खतरा कम करेगा एक तरह से रोड पे। कैसे स्किडिंग का खतरा कम करेगा? अभी तो आपने देखा था 2 मिनट पहले पॉइंट। स्किडिंग होने का ज्यादा खतरा कहाँ रहता है? जब सरफेस गीला होता है। जब सरफेस गीला होता है, अब गीला सरफेस होगा कब? जब पानी उसके ऊपर रुका रहेगा। यहाँ पे तो पानी बाहर चला गया ना रोड पे से। अगर पानी रोड पे से बाहर चला गया तो सरफेस जल्दी सूखेगा। जल्दी सूखेगा मतलब स्किडिंग का खतरा क्या हो गया? कम हो गया। आगे पॉइंट समझ में क्या मतलब है इसका? बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ चीज? ये भी एक फायदा निकल कर आया कैम्बर का। तो डेफिनेशन देखिए, उसके बाद फायदे क्या है, फायदे निकाल रहे हैं हम ना। ये लिखो पॉइंट करके ना, तो लिखते हैं, लिखो
लिखो कैम्बर रिड्यूस the risk of skidding. Camber reduce the risk of skidding. Camber reduce the risk of skidding. कैम्बर क्या करवाता है? स्किडिंग का रिस्क कम करवा देता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग. क्लियर हो गई ये चीज? कैम्बर रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग. ये पॉइंट आया आपके पास में निकल के. क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट लिखो पॉइंट. Camber helps to prevent the entry of surface water. Camber helps to prevent the entry of surface water. Camber helps to prevent the entry of surface water into the pavement layers. Helps to prevent the entry of the surface water into the pavement layers, and subgrade soil. Into the pavement layers and subgrade soil. ये थर्ड पॉइंट आया. इसका मतलब आया समझ में? कैम्बर हेल्प करेगा आपकी किसमें? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सरफेस वाटर इनटू द पेमेंट लेयर्स. यानी कि कैम्बर हेल्प करेगा पानी की एंट्री को बचाने में. कहां पे? पेमेंट लेयर्स के अंदर या फिर सबग्रेड सॉइल तक. सबसे बॉटम लेयर क्या होगी? सबग्रेड सॉइल होगी. सबसे नीचे तो मिट्टी रहेगी ना. अगर पानी मिट्टी तक पहुंचा वहां पर बनेगा कीचड़ बनेगा वहां पे. और जैसे ही वहां पे कीचड़ बनेगा ऊपर की लेयर क्या कर जाएंगी? बैठ जाएंगी नीचे, कंप्रेस हो जाएंगी. और वो भी नहीं चाहेंगे हम. आया समझ में ये वाला पॉइंट भी कि क्या क्या फायदे दे रहा है कैम्बर तुम्हें? बताओ क्लियर हुआ ही नहीं हुआ चीज? ठीक है चलो अब ये बताओ जरा कि कैम्बर के फायदे तो निकल कर आ गए भी. कैम्बर क्यों देना पड़ता है? क्या क्या इसकी चीजें हैं? वो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है. कैम्बर अब आती है नेक्स्ट की प्रोवाइड कितना करना है. कैम्बर है क्या? एक तरह से स्लोप है आपके पास में. कैम्बर है क्या? स्लोप है. आप स्लोप को लिखने का तरीका देखो एक बार. स्लोप को लिखने के कई सारे तरीके रहेंगे जो आपको यूज करने पड़ेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन, उन पे किसी भी तरह से वो लिख के दे देते हैं स्लोप को. तो तुम्हें हर तरीका पता होना चाहिए कि कैम्बर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है. बोलने का मतलब स्लोप को कैसे कैसे लिखा जा सकता है. ये चीज समझनी है हमें. जैसे सपोज करो आपके पास में लिख रखा है स्लोप कितना है आपके पास. सपोज स्लोप इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिखा 5% स्लोप लिख दिया. कितना स्लोप है? 5% स्लोप है. स्लोप कितना है? 5% है. 5% स्लोप का मतलब क्या होगा? 5/100 है. इसका मतलब है 5/100 है. 5/100 है. तरीका समझो लिखने का. स्लोप को क्या तरीका है? 5/100 है. 5/100 को क्या लिख सकते हो? 1/20 लिख सकते हो. इसे लिख सकते हैं 1/20. अब मुझे बताओ ये 1/20 कैसे लिखा तुमने? इस पूरी टर्म को 5 से डिवाइड करा. यही तो करा ना तुमने. 5 से डिवाइड करा पूरी टर्म को. ऊपर वाली टर्म 1 बन गई. 5 से डिवाइड करते नीचे वाला क्या बन गया? 20 बन गया ना. ये भी तरीका है आपके पास में. ऐसे लिख सकते हैं. एक और तरीका है क्या? 1 वर्टिकल. अब देखो जरा 220 हॉरिजॉन्टल. 1 वर्टिकल 220 हॉरिजॉन्टल. ये भी तरीका है लिखने का. जैसे ये ट्राइंगल है कोई. ये ट्राइंगल है. ठीक. ये है एंगल कितना? थीटा एंगल है. ये थीटा एंगल है. ये है कुछ भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है. और ये क्या है? इसका बेस है. ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस. ये हो गया बेस. ठीक. ये आया समझ में? यहाँ तक की कहानी. स्लोप इन जनरल क्या होता है? tan थीटा होता है. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. थोड़ा सा तो है हमारा बेसिक मैथ्स में करा होगा हमने इतना ना. स्लोप होता क्या है? tan थीटा होता है. tan थीटा. और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. tan थीटा क्या होता है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा होता है स्लोप. और tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है. बताओ ये सारी चीज लिंक हो गई क्या? आया समझ में चीज? अब इसको कंपेयर करके देखो ना. परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल और बेस मतलब हॉरिजॉन्टल. बेस मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया. आया समझ में? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 वर्टिकल इज इक्वल टू 20 हॉरिजॉन्टल. आया समझ में सारी चीजें कैसे कर रहे हैं?
क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो यहां से इस 1 वर्टिकल टू 20 हॉरिजॉन्टल वैल्यू का मतलब क्या है कि आप 20 हॉरिजॉन्टल जाने में कितना वर्टिकल पहुंच जाते हो? 1 वर्टिकल पहुंच जाते हो ना, मतलब एक वर्टिकल ऊपर जाने के लिए तुम्हें कितना हॉरिजॉन्टल जाना पड़ता है? 20 हॉरिजॉन्टल जाना पड़ता है तुम्हें। आइए कहानी समझ में, क्या मतलब इसका? क्लियर है सारा चीज? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ठीक, तो यहाँ पे भी लिख लो ना, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर? अब इसी का जनरल फॉर्म में लिख लो इसको, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, एक और तरीका है लिखने का, 1/20 भी लिख सकते हो इसको, 1/20। इसका मतलब आया समझ में? 1/20 का मतलब क्या है? एक वर्टिकल इस 20 हॉरिजॉन्टल था ना आपके पास में, इसी को क्या लिख सकते हो आप? 1/20 मतलब एक वर्टिकल जाते हैं कितना हॉरिजॉन्टल जाने में? 20 हॉरिजॉन्टल जाने में। दोनों में से कोई भी चीज दे सकता है आपको उठाकर, ये परसेंटेज में भी लिख के दे सकता है या फिर इस फॉर्म में भी लिख के दे सकता है स्लोप को। तो दोनों समझ जाएंगे ना, तो दोनों में से किसी में भी लिखेगा। अभी आपने देखा मैं इस 5% से यहां तक कैसे पहुंचा, वो आया ना आपके पास समझ में? 5% से मैंने शुरुआत करी थी और मैं पहुंच कहां पे गया? इस तरीके पे पहुंच गया। अब मैं क्या देखूंगा इस बार? मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इस बार, और कहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा? परसेंटेज में पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो ये सिखाया जा रहा है कि अगर परसेंटेज में दे रखा है तो उसको आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो उसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों तरीके हमें सीखने हैं लिखने के। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? स्लोप कितना दे रखा है इस बार? 1/20 दिया हुआ है। 1/20 का मतलब क्या है? 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या है? 1/20 है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में? इनटू करोगे किससे? 100 से ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 100 कितना बन गया है? 5% बन गया ना। बताओ आया समझ में पॉइंट? दोनों आ गए तरीके, तो सेम ही तो चल रहे हैं। चाहे ऐसे लिख के दे दें या चाहे ऐसे लिख के दे, दोनों तरीके कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये दोनों तरीके सीखने थे हमें स्लोप लिखने के, क्योंकि दोनों एग्जाम में दे देते हैं, कोई सा भी तरीका उठा के दे देते हैं लिख के, मतलब किसी भी फॉर्म में लिख देते हैं स्लोप को, तो दोनों आ गए ना लिखने। ठीक, इनको नोट कर लो। करो।
कंपोजिट कैम्बर भी प्रोवाइड कर सकते हो आप इन दोनों की जगह, मतलब उन दोनों में से डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी इन जनरली प्रैक्टिकली तो यही प्रोवाइड करवाना सही रहेगा हमारे लिए, दोनों के फायदे निकल जाते हैं इसमें ना, पैराबोला के भी एंड स्ट्रेट लाइन के भी। अगर उन दोनों में से प्रेफरेंस देखनी हो तो वो पॉइंट था, बाकी प्रैक्टिकली तो आप क्या प्रोवाइड करवा दो, दोनों का मिक्सचर प्रोवाइड करवा दो, लेकिन इसको भी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि पैराबोला तो यहाँ पर भी आ ही रहा है बीच में ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, शोल्डर है, शोल्डर, शोल्डर के बारे में डिस्कस करना है। तो शोल्डर क्या रहेगा आपके पास, देखो जरा, अब जैसे ये देखना जरा, ऐसे ये बिल्कुल कंडीशन ऐसी दिखाई देगी तो रोड पे चलते हुए, बस इसको देखना सही से, इमेजिन करना, ये बीच में डिवाइडर है, ठीक, डिवाइडर का एक साइड का व्यू मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ ना, सेम ऐसा ही व्यू किधर किधर होगा, इधर साइड पर भी होगा, हम सिर्फ उधर का डिस्कस कर रहे हैं। ये डिवाइडर हो गया बीच में, डिवाइडर के जस्ट बराबर में अगर तुम देखोगे ना, तुम्हें क्या दिखाई देगा, डिवाइडर के बिल्कुल बराबर में हमें एक ऐसे व्हाइट लाइन दिखाई देती है, दिखती है व्हाइट लाइन, होगी ना ऐसे व्हाइट लाइन, आप देखना रोड पर बाहर बिल्कुल डिवाइडर के बराबर में क्या दिखाई देगी तुम्हें, एकदम व्हाइट लाइन दिखाई देगी, व्हाइट लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे बीच में फिर इस तरह से देखो ऐसा ही रहता है क्या, कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कंडीशन, डिवाइडर हो गया, डिवाइडर के बराबर में व्हाइट लाइन है, फिर डॉटेड सी व्हाइट लाइन होगी एक, और फिर से क्या होगी, एक सॉलिड व्हाइट लाइन होगी, ऐसा होता है ना कंडीशन कुछ। ये बाहर देखना आप रोड पे निकल के जरा, जो बाहरी रोड है ऐसी सेम कंडीशन दिखाई देगी वहां पर भी। चलिए, और ये है आपके पास में ऐसे, देखो ये है पेमेंट, जिसके ऊपर व्हीकल क्या करेगा, मूव करेगा, ये रोड हो गई। लेकिन अब देखो जरा, यहाँ पे दो चीज बनाई जाएंगी, देखो ये है पूरा सिस्टम, ऐसे, एंड ठीक है, ये पूरा का पूरा व्यू आ गया आपके पास में। अब इसको एक बार जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, ऐसा रहता है ना, देखो ऐसी तो दिखाई देती है कुछ, ये डिवाइडर है, इसके बराबर में एक व्हाइट लाइन है, फिर डॉटेड व्हाइट लाइन होगी, एंड फिर एक ऐसी व्हाइट लाइन होगी, और इसके बराबर में क्या होगा, एक और कुछ ब्लैक ब्लैक सा पार्ट दिखाई देता है क्या, व्हाइट लाइन के बाद भी कुछ ब्लैक पार्ट दिखता है ना, या बिल्कुल खत्म हो जाता है व्हाइट लाइन पर, ऐसा नहीं होता ना, उसके बराबर में भी क्या दिखाई देता है, कुछ ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा होता है। चलिए, यहाँ पर फिर आपको दिखाई देता होगा कुछ ड्रेनेज सिस्टम किसी तरह का, मे बी कोई नाला टाइप, या फिर कोई मिट्टी, कभी तो होता है कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट, जिसमें क्या करेगा, जिसके अंदर पानी आएगा फ्लो करके, कौन से वाला, बारिश का जो पानी है, फिर यहां से इस तरह से आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये है कर्व, कर्व अभी नहीं डिस्कस करे ना हमने, ये कर्व है, और ये क्या है आपके पास में, ये होती है फुटपाथ, ये फुटपाथ होती है जिसके ऊपर पैदल चलते हैं लोग, ये फुटपाथ है, ये इस तरह की प्रोफाइल दिखाई देती है क्या, कुछ ऐसा ही होता है, बताओ, हाँ होता है नहीं होता है, ऐसी होती है ना कंडीशन। अब इसमें देखना जरा, खुद से बताओ, जैसे व्हीकल चलेगा कौन से पार्ट के ऊपर, इधर जाएगा ना व्हीकल, तो ये वाला पार्ट है किसके लिए, व्हीकल के लिए, ये वाला पार्ट है। अब इसमें से हाँ ये 2 लेन वाली है, 2 लेन दिखा रखी है इसमें, एक लेन ये है, दूसरी लेन ये है।
हाँ डिवाइडर का एक ही साइड का व्यू दिखाया है मैंने बस आपको, इधर भी सेम ऐसा ही व्यू होगा ना, इधर सेम ऐसा इधर भी व्यू होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, वो सिर्फ एक साइड का व्यू दिखा रखा है आपको। अब ये बताओ इन दोनों में से एक तो ये ऊपर स्लोप सा दिखाई दे रहा है आपको, एंड एक ये फ्लैट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, इसमें से ये बताओ व्हीकल कौन से वाले पार्ट के ऊपर जाएगा, स्लोप वाले पे या फ्लैट वाले पे, बताओ क्यों, क्या है बताओ, कैम्बर भी तो दे रखा होगा ना रोड पर, भाई स्लोप दिया है ना आपने, अभी जस्ट इससे पहले कैम्बर पड़ा, सो कैम्बर का मतलब क्या था, आपने लेटरल डायरेक्शन में क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, स्लोप दिया कैसे है, सेंटर लाइन को उठाकर किसके हिसाब से, एजिस के हिसाब से, तो यही देखो ये सेंटर डिवाइडर ही तो था इसका सेंटर उठाया ना आपने एजिस के रेस्पेक्ट में, आया समझ में कैसे, क्लियर हुआ नहीं हुआ चीज, इसमें पूछना है कुछ, क्लियर हो गया नहीं हुआ पॉइंट बताओ। तो यहाँ पर कैम्बर भी तो दे रखा रहा होगा ना आपने, तो कौन से वाले पार्ट के ऊपर जाएगा व्हीकल, इस वाले पार्ट पे जाएगा ना, इस पे जाएगा नहीं जाएगा बताओ, देखो ना कैम्बर अभी हमने तो डिस्कस करा 2 मिनट पहले, भाई ऐसी है कंडीशन रोड की, ये तो फ्लैट है या फिर इसको स्लोप दे दो आप, कौन सा पार्ट दोगे रोड पे, ये स्लोप वाले तो होगा रोड पे, कैम्बर भी तो दे रखा है ना रोड पे, तो रोड पे तो ये है एक्चुअली, रोड तो स्लोपिंग रोड है, या बिल्कुल फ्लैट होती है रोड, नहीं होगा, क्या होगा वहां पे स्लोप होगा, सो स्लोप का मतलब क्या है, कैम्बर एक तरह से, कैम्बर दे रखा है आपने कैसे, सेंटर को उठाकर किसके हिसाब से, एजिस के हिसाब से, तो इसके ऊपर जाएगा ना व्हीकल, तो आया समझ में पॉइंट, तो इस वाले पार्ट के ऊपर व्हीकल मूव करेगा, इस वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ये व्हाइट लाइन हो गई, इससे इधर कुछ आपको पेमेंट, ये क्या कहलाएगा, ये पेमेंट है आपका, ये क्या है पेमेंट है, ये ब्लैक पोर्शन यही तो है ना, जो कि एक्चुअली व्हीकल को कैरी करेगा, इसी पार्ट के ऊपर क्या करेगा व्हीकल, मूव करेगा ना, कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है ब्लैक सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको शोल्डर कहते हैं, दैट एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड एज द शोल्डर। सो ये तो हो गया फुटपाथ, ये क्या है आपके पास में, ये फुटपाथ है, इस पे पैदल लोग चलेंगे, ये फुटपाथ है, ये क्या है आपके पास में, कर्व है, कर्व दिखाई देते हैं, कर्व देखा होगा तूने, जहां पे फुटपाथ होगी, फुटपाथ जहां पर होगी उसके जस्ट बराबर में, जहां पे फुटपाथ शुरू हुई है ना उसके जस्ट बराबर में वर्टिकल पत्थर पत्थर से लगे होते हैं ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इस तरह की मार्किंग होगी उनके ऊपर, हाँ हाँ वही खड़े में होते हैं, है ना, डिवाइडर के और रोड के बराबर में तो दिखता है, चाहे तो आप देखना कहाँ पे, फुटपाथ के बराबर में एंड, फुटपाथ एंड जहां पर रोड है आपकी वहां पर भी दिखाई देगा, फुटपाथ के जस्ट बराबर में देखना, बाहर निकलोगे ना यहाँ पे जो फुटपाथ है इसके जस्ट देखना आप एकदम, फुटपाथ के जस्ट बराबर में क्या दिखाई देंगे आपको, वर्टिकल से पत्थर पत्थर दिखाई देंगे, उनके ऊपर क्या रखी होगी, मार्किंग हो रखी होगी, पेंट हो रखा होगा, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इस तरह की मार्किंग सी हो रखी होगी। अगर उधर नहीं देखना है तो किधर देखोगे, डिवाइडर साइड पे देख लेना, जहां पर डिवाइडर है आपका एंड, पेमेंट रोड जो है डिवाइडर के बिल्कुल बराबर में भी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, पत्थर दिखाई दे रहे होंगे इसी तरह से वर्टिकल वर्टिकल से, वो भी क्या होते हैं, वो कर्व है, उनके ऊपर भी तो मार्किंग होंगी, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, होगी या नहीं होगी, ऐसे बताओ, ऐसा देखा है सबने, ऐसा देख रखा है नहीं देख रखा, बताओ, देखा है ना सबने ये चीज, देखा है तुमने, तो ये क्या है आपके पास, ये कर्व है, ये क्या हो गए, कर्व हो गए, सो कर्व हो गया एंड फुटपाथ हो गई, फुटपाथ भी हो गई, और ये जो एक्स्ट्रा विड्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ब्लैक ब्लैक सी जो एक्स्ट्रा विड्थ दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया शोल्डर, ये शोल्डर हो गया, आया समझ में पॉइंट, आया समझ में क्लियर क्या है शोल्डर, और ये क्या है, ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर हो गया, है ना। अब इसमें एक बात बताओ, मैंने जो शोल्डर दिखाया है ना, अब जैसे ये रोड पे तो आपको समझ में आया, रोड पे तो आपने स्लोप दे रखा है, स्लोप दे रखा है, अब ये बताओ ये जो है आपके पास में यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को मैंने फ्लैट भी दिखाया है एंड स्लोप पर भी दिखा रखा है, दोनों दिखाए हैं ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को देखना है, स्लोप भी दिखाया है एंड फ्लैट भी दिखाया है, एक्चुअली यहाँ पे कौन सा रहेगा शोल्डर के ऊपर, फ्लैट रहेगा या फिर स्लोप रहेगा, शोल्डर, शोल्डर वाला पार्ट बताओ, क्या बिल्कुल सीधा बनाया जाएगा एकदम, या फिर शोल्डर को भी कुछ स्लोप पर आप दोगे, कौन सा पार्ट रखेंगे, स्लोप वाला रखेंगे या फिर फ्लैट रखेंगे, स्लोप वाला रखेंगे, क्यों, पानी जो आ रहा है अगर आप यहाँ पर फ्लैट कर दोगे तो वो कहाँ रुक जाएगा आगे, वो तो शोल्डर पे रुक जाएगा, फिर तो उसको कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है उसको, तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे हम, स्लोप ही देंगे, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपके पास, ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपके पास, ये वाला होगा ना ऐसा। और एक और डिफरेंस ऑब्जर्व करो दोनों में,
इस वाले पार्ट को मैंने इसके कंपैरिजन में और ज्यादा दिखा रखा है स्लोप, दिखाया नहीं दिखाया बताओ, है ना, और ज्यादा स्लोप दिखाया है ना, तो शोल्डर का जो स्लोप होगा वो रोड के कंपैरिजन में और ज्यादा स्टीप होता है। क्या होता है? और ज्यादा स्टीप होता है। आगे समझ में पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? चीज क्लियर हो गई ना चीज? और ये जो बारिश का पानी आया मूव करके ये कहाँ जाएगा? ये नाली है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में? कर्ब है, और ये क्या है? फुटपाथ है, इधर रोड खत्म हो गई। इससे आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ तक ही शो कर है। सारे क्लियर हो गए नहीं हो गए बताओ? ये सब प्रोफाइल थी। अब ये इसमें जैसे शोल्डर का काम क्या होता है पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका कभी काम क्या है? इसका क्या काम होता है? इसका पानी को तो वो रोड, आप जस्ट रोड के बराबर में बना देते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम। आपने क्यों वहां पर एक जबरदस्ती का तीसरी चीज इन्वॉल्व कर दी शोल्डर की, भाई पानी को इसके थ्रू पहुंचाएंगे? जब मैं डायरेक्टली कोई चीज तुम्हारे तक पहुंचा सकता हूँ तो मैं किसी दूसरे को इन्वॉल्व क्यों करूंगा बीच में कि भाई पहले मैं उसको दूंगा फिर तुम्हें पहुंचाऊंगा चीज? इसका काम होता है इमरजेंसी। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्मल रोड जो है यहाँ पर लगा हुआ है जाम, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, कोई ऐसा व्हीकल है जिसको बहुत अर्जेंटली आगे निकलना है, जैसे एम्बुलेंस का केस उठा लो, आया समझ में? तो आप उसको स्पेस दे सकते हैं कहाँ से? शोल्डर के इधर से। आया समझ में क्या रीजन है इसका? इसका यूज होता है कितना? क्या? इमरजेंसी पर्पस के लिए काम में आना, बस ये काम है इसका। इमरजेंसी में कोई व्हीकल इसको यूज कर सके, ये काम होता है शोल्डर का। इमरजेंसी से एक सिचुएशन बताई तुम्हें, कौन से वाली? एम्बुलेंस वाला केस ना, कहीं पर कोई खराब हो गया व्हीकल, कोई व्हीकल खराब हो जाए, अब वो ऐसे तो नहीं है रोड के बीचों बीच रुका रहेगा, वो कहाँ पे रुक सकता है? आगे साइड में रुक सकता है, जैसे कि नॉर्मल रोड पे ट्रैफिक ना रुके। किसी का ऐसे रुकने का मन कर रहा है रोड पर, तो वो क्या बीच में रुकेगा? बिल्कुल बीचों बीच। कहाँ रुकेगा वो भी? साइड में रुकेगा, साइड में। हाँ हाँ, विड्थ बता रहा हूँ मैं अभी, इतनी ना, कितनी रहती है? रहती है इतनी विड्थ ना, बाकी नॉर्मल रोड्स पे दिखाई नहीं देगी तुम्हें। विड्थ होनी कितनी चाहिए वो पॉइंट लिखवाया जाएगा, होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है। होगी कितनी एक्चुअली वो तो डिपेंड करेगा स्पेस पे, जगह कितनी अवेलेबल है तुम्हारे पास में, बट होनी कितनी चाहिए उसके लिए मैं तुम्हें प्रोविजन लिखवाऊंगा आईआरसी का। आया समझ में पॉइंट? तो इसका काम क्या है? इमरजेंसी में काम आना। इमरजेंसी में काम आना मतलब कोई व्हीकल खराब हो जाए, किसी का रुकने का मन कर रहा है, या फिर आपके पास में कोई एम्बुलेंस का केस उठा लो, ये सब काम होते हैं इसके। ठीक है, चलिए। तो लगभग हम इतनी तो विड्थ प्रोवाइड करवाएंगे शोल्डर की, जिससे कि कम से कम लगभग एक व्हीकल तो वहां पे आराम से रुक सके, एक व्हीकल तो वहां पे आराम से रुक सके। सो एज पर आईआरसी शोल्डर की जो विड्थ रिकमेंड करी गई है हमें आईआरसी ने, वो कितनी रिकमेंड कर रखी है? देखो व्हीकल की विड्थ होती है इंडिया में, जो मैक्सिमम विड्थ होती है व्हीकल की इंडिया में जो बनाई जाती है वो होती है 2.44 मीटर। 2.44 मीटर विड्थ से ज्यादा का व्हीकल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आईआरसी ने इसकी जो विड्थ, अब इस 2.44 को ही हम क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ करके 2.5 कर देते हैं, राउंड ऑफ करके इसी को कितना बोल देते हैं? 2.5 बोल देते हैं। सो एज पर आईआरसी जो विड्थ है शोल्डर की, दैट शुड बी 2.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर होनी चाहिए। बट कि नहीं है या है वो तो किस पे डिपेंड करेगा? स्पेस कितना है वहां पे अवेलेबल। मान लो आपके पास जगह ही नहीं है रोड पर, तो इन दैट केस क्या करोगे फिर? 2.5 मीटर का कैसे प्रोवाइड करेंगे उसको? नहीं कर पाएंगे ना। होनी कितनी चाहिए बाकी? 2.5 मीटर। अब जैसे एक और पॉइंट है, शोल्डर का जो स्लोप है, शोल्डर का जो स्लोप है वो किसी भी केस में 3% से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना है? 3% से कम नहीं होना है। आया समझ में पॉइंट भी? 3% से कम नहीं होना है वो। नेक्स्ट पॉइंट, शोल्डर का स्लोप रोड का जो स्लोप था, रोड का जो कैम्बर था, उसके कंपैरिजन में 0.5% ज्यादा स्टीप होना चाहिए। अगर कैम्बर आपके पास है कितना? 2.5% है सपोज, कैम्बर कितना है? 2% है सपोज, तो 2% अगर कैम्बर है रोड का, तो शोल्डर का स्लोप कितना रखोगे? 2.5% रखोगे ना। आया समझ में? लेकिन किसी भी केस में किससे कम नहीं? 3% से कम, 3% से कम नहीं। तो अगर 2.5% आ रहा है निकल के उस लॉजिक के हिसाब से, और वहां पर बोल रहा है कि किसी भी केस में किससे कम नहीं होना चाहिए, तो कितना प्रोवाइड कर दो फिर? 2.5 निकल कर आ रहा है, लेकिन हमने ये भी तो प्रोविजन देखा कि किससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, 3 से कम नहीं होना चाहिए ना। तो कितना दोगे फिर? 3% दोगे ना। आया समझ में केस? अगर आप 0.5% स्टीप वाले लॉजिक से उठाओगे, सपोज रोड का कैम्बर कितना है? 2% है, तो 0.5% स्टीप वाले लॉजिक से कितना हो गया? 2.5% हो गया। लेकिन किसी भी केस में किससे कम नहीं होना चाहिए? 2.5 से कम नहीं, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना प्रोवाइड करवाएंगे? 3% स्लोप रखेंगे। क्लियर हो गए सारे के सारे पॉइंट्स? तो ये सब रिकमेंडेशन निकल कर आई है आपके पास शोल्डर के लिए। अब बताओ क्लियर है नहीं है चीज़? इसमें कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? कोई रिपीट करना है कुछ भी पॉइंट, किसी तरह का पॉइंट, कोई कुछ रिपीट करना है? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, रोड है आपके पास और दूसरा है शोल्डर। एक तो नॉर्मल रोड है ही, दूसरा क्या है, शोल्डर है। शोल्डर को रोड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो, ज्यादा रफ बनाना सही रहेगा। एक तो रोड है, दूसरा है शोल्डर। शोल्डर को मैं रोड से ज्यादा रफ बनाऊं या रोड से स्मूथ बनाऊं? स्मूथ क्यों नहीं बनाएंगे? दो चीज थी ना, शोल्डर को आप रोड से स्मूथ बनाओगे या फिर रोड से रफ बनाओगे। रोड तो है ही आपके पास, रफ का मतलब क्या होता है वो कल देख लिया था हमने पॉइंट, ऐसे राइज एंड फॉल होता है, इरेगुलरिटीज। शोल्डर को रोड से रफ बनाया जाएगा ज्यादा या फिर ज्यादा स्मूथ बनाया जाएगा? रफ बनाएंगे। रीजन क्या है इसका? लेकिन शोल्डर पे तो हमें मूव करवाने हैं ना। जिसको मन कर रहा है खुद का रुकने का, उसका ऐसा नहीं है कि भाई उसको एग्जैक्टली यहीं पे रुकना है, वो 2 मीटर आगे जाके भी रुकेगा तब भी कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही उसको। बट मेन पॉइंट क्या हो सकता है आपके पास, अगर स्मूथ बनाया तब क्या होगा? सारे व्हीकल उधर से जाना शुरू कर देंगे। भाई तुम्हें स्मूथ रोड पे जाना अच्छा लगेगा या फिर रफ रोड पे? स्मूथ पे अच्छा लगेगा ना। तुम्हारे व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो कम होगी स्मूथ पे जाने में, कम होगी या नहीं होगी? अगर तुम शोल्डर को स्मूथ बना दोगे तो नॉर्मल केस में भी व्हीकल कहां से जाना शुरू कर देगा? शोल्डर के ऊपर से जाना शुरू कर देगा। फिर जिसको इमरजेंसी में जाना था वो कहां जाएगा? वो क्या मेन रोड से पास करेगा? आया समझ में क्या दिक्कत है? तो कैसा बनाएंगे इसको? रफ बनाएंगे, जिससे कि नॉर्मल यूज में इसको यूज ना करें लोग, नॉर्मल केस में इसे यूज ना करें। किधर से जाएं? मेन रोड से जाएं। आया समझ में क्या डिफरेंस है? एक और पॉइंट, इन चीज को क्लियरली बताने के लिए सामने वाले इंसान को कि भाई ये शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर हम पेंट कर देते हैं अलग रंग से, किसी डिफरेंट कलर से आप क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो, जिससे कि क्लियरली दिख जाए सामने वाले इंसान को कि ये क्या है, ये शोल्डर का पोर्शन है, इसके ऊपर से नॉर्मली यूज में मूव। बट तुमने नहीं देखा होगा कहीं पे होते हुए ना पेंट अपने आसपास शोल्डर के ऊपर, नहीं देखा होगा। बाकी क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं कई बार, जिससे कि दिख जाए सामने वाले इंसान को कि हाँ यहाँ पर ये शोल्डर है। आए समझ में सारे के सारे पॉइंट्स? बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे गुप्ता एंड गुप्ता के, जितने पॉइंट बताए गए इनको उठाकर देखो एक बार क्वेश्चनों को ना। जब क्वेश्चन करोगे तो खुद से खुद दिखाई देंगे अपने आप, बट उनको करना पड़ेगा ना। अब तो धीरे धीरे आपके पास में इतना टॉपिक आते जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन होने शुरू हो जाए। तो क्वेश्चन का दो रेफरेंस है, कौन कौन सा? प्रीवियस ईयर एंड दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता। इसको घर पे सॉल्व करनी शुरू कर दो। बताओ, एक और ऑप्शन है गुप्ता एंड गुप्ता जैसे सॉल्व करनी है। अब मुझे बताना कौन सा तरीका सही रहेगा दोनों में से। एक तरीका तो ये है कि भाई बुक को मैं यहाँ पे लेके आऊँ उसके क्वेश्चंस, और वो तुमसे यहाँ पे बिठा के सॉल्व करेगी, 2-3 घंटे इनको सॉल्व करना है बैठ के। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम थ्योरी यहाँ पे पढ़ो सारी की सारी, क्लास के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करो और घर पे जाके प्रैक्टिस की तरह से गुप्ता एंड गुप्ता को सॉल्व करो घर पे जाके। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? दूसरा बेटर है ना। आया समझ में? नहीं आया पॉइंट बताओ। जब किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 घंटे यहाँ पे बैठ के क्लास में सॉल्व करने, ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा ना ऑप्शन। घर पर भी तो हमें क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए। भाई जब तक घर पे जाके खुद से नोट्स नहीं ओपन करेंगे, जब तक घर पे जाके खुद से क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे, कितना भी सीख लो क्लास में बैठ के, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला होता। घर पे तो जाकर खोलना ही पड़ेगा कॉपी, रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे खुद से, तब जाके बनेगी बात। ऐसे नहीं कि कितना भी क्लास में आपको बताया जाए कि घर पे हमें कुछ नहीं अगर कर रहे हैं ना, घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, दैट कुछ नहीं होगा। आया समझ में पॉइंट? होगा कब? जब घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लास में तुम्हें क्वेश्चन करवाए जाएंगे हर टॉपिक पे, अभी आने दो थोड़े से टॉपिक्स ना, अपने आप शुरू हो जाएगा क्वेश्चन का मैटर। हर टॉपिक पे क्लास में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन घर पे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मैटर बता रखा है, 2 बुक्स, एक प्रीवियस ईयर एंड दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता, उसको घर पे बैठ के सॉल्व करो। आया समझ में सब केस? जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम्हारे से क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा खुद में कि देखो हाँ जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, मतलब मेरी तैयारी सही चल रही है। तो क्वेश्चन घर पे करना जरूरी है ना। उस ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर की वही घर पे यहाँ पे बैठ के उसको 2 घंटे बैठ के करो सॉल्व। अब तुम बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन है? बताओ। दूसरा वाला लग रहा है सबको ना सही, तो वही ऑप्शन लेके चलना भी है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ो, सब यहीं पे याद कर लो जितना भी है। घर पर क्या करना है, 5-7 मिनट देखना है, नोट्स को ओपन करके, और क्या बैठ जाना है, सिंपल उठा के क्वेश्चन उठा के बैठ जाना है। प्रीवियस ईयर के एंड गुप्ता एंड गुप्ता के नोट्स के क्वेश्चंस भी जो नोट्स में आएंगे। हाँ समझ में चीज़ है, सारी की सारी क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बनाओ,
हेडिंग क्या थी आपके पास में, शोल्डर डायग्राम पर। क्या हाँ अच्छा नहीं चल रही है, अभी तो डायग्राम बना रहे हैं ना, ऐसे ही आगे 2 मिनट घूमने बाद। बना लिया? इसमें लिखो जरा पॉइंट्स ना, बना हो गया डायग्राम कंप्लीट, बना लिए, अभी बना रहे हो, बनाओ। हो गया, लिखो एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड टू द पेवमेंट, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड टू द पेवमेंट extra width provided to the pavement adjacent to the edges, extra width provided to the pavement adjacent to the edges, adjacent to the edges for emergency purpose, for emergency purpose, clear है point? एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड टू द पेमेंट एडजेसेंट टू द एजेस, एजेस के बराबर में जो एक्स्ट्रा विड्थ दे रहे हैं हम उसको किसके लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए। इमरजेंसी पर्पस कौन कौन से होते हैं उसके कुछ एग्जांपल दिए थे, एम्बुलेंस का ये सब केस हो सकते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय आईआरसी, मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय आईआरसी, मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय आईआरसी, minimum shoulder width recommended by IRC is, minimum shoulder width recommended by IRC is 2.5 meter, is 2.5 meter, 2.5 meter, ठीक है पॉइंट 2.5 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कितना है मिनिमम रिकमेंडेड 2.5 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम कैम्बर नीडेड, मिनिमम कैम्बर नीडेड for shoulder, minimum camber needed for shoulder is equal to कितना था 3% ना, minimum camber needed for shoulder is equal to
3% इज इक्वल टू 3%। मिनिमम कैम्बर नीडेड फॉर शोल्डर इज इक्वल टू 3% था, है ना, 3%। क्लियर है चीज। एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 5%, एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 5%। तो 3% से तो कम नहीं करेंगे किसी भी केस में, 5% से ऊपर भी नहीं जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम शोल्डर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी, shoulder should be, camber of the shoulder should be 0.5%, should be, camber of the shoulder should be 0.5% steeper, should be 0.5% steeper than the, should be 0.5% steeper than the camber of the road, than the camber of the 0.5% steeper than the camber of the रोड। अब मुझे बताओ ये क्लियर हो गया क्या पॉइंट भी, ये सारे प्रोविजन आए समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ ये क्लियर है सारे प्रोविजन, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नोट करके लिखना है। द सरफेस ऑफ द शोल्डर, द सरफेस ऑफ द शोल्डर मे बी रफ, द सरफेस ऑफ द शोल्डर मे बी rough, may be rough than the traffic lanes. The surface of the shoulder may be rough than the traffic lanes, so that vehicles are discouraged, so that vehicles are discouraged to use the shoulder, so that vehicles are discouraged, so that vehicles are discouraged to use the shoulder, as regular traffic lanes, discouraged to use the shoulder as regular traffic lanes, as regular traffic lanes। क्लियर है पॉइंट भी? जिससे कि व्हीकल को डिस्करेज करा जाए, उसको डिमोटिवेट करा जाए कि वो नॉर्मल रेगुलर यूज में शोल्डर को यूज ना करे। आया समझ में पॉइंट? क्या बना सकते हैं? रफ। नेक्स्ट पॉइंट, द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी, नेक्स्ट पॉइंट है द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट, द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट, शुड बी different from the pavement, from the pavement, from the pavement, so as to differentiate, so as to differentiate between the two, so as to differentiate between the two, between the two। आया पॉइंट समझ में वाला भी, जिससे कि डिफरेंस करा जा सके दोनों के बीच में, between the, so as to differentiate between the two, between the two। ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? ये सारे क्लियर हो गए ना? तो ये आके खत्म हुई है कहानी किसकी? शोल्डर। शोल्डर भी हो गया आपके पास में, कैम्बर भी हो गया, फ्रिक्शन हो चुका। कितने एलिमेंट हो गए? 3 हो गए ना। अभी और भी बचे हैं बहुत सारे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या लिखना है नेक्स्ट? डिवाइडर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आता है? डिवाइडर या फिर मीडियंस, मीडियन, MEDIAN, मीडियंस भी लिख सकते हैं, डिवाइडर या फिर मीडियंस या फिर ट्रैफिक सेपरेटर भी लिखते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर। अब देखो जरा इसके बारे में कैसी कंडीशन है। देखो जैसे सपोज करो आपके पास में इस तरह से सिस्टम है, ऐसे ऐसे, इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है एंड इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। इसको बोलेंगे टू वे ट्रैफिक। ये कैसा ट्रैफिक है? टू वे ट्रैफिक है इन टू लेन्स। 2 लेन है और 2 लेन में, या फिर आप ऐसे इसको बोलो, ये कैसा ट्रैफिक है? टू वे ट्रैफिक है ऑन अ रोड। एक ये पूरी रोड बन गई ना आपके पास में, और इस रोड पे ट्रैफिक कैसा है? टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या है? दोनों डायरेक्शन में।
टू वे ट्रैफिक का मतलब है ट्रैफिक मूव कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, इधर भी जा रहा है एंड इधर भी आ रहा है। दूसरा क्या होता है, वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सारा का सारा ट्रैफिक। तो ये कैसा ट्रैफिक बनेगा आपके पास में, टू वे ट्रैफिक हो गया ना, ये बन गया आपके पास टू वे ट्रैफिक बन गया, टू वे ट्रैफिक है। अब इसमें क्या सिचुएशन है, इस केस में देखना जरा क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो ट्रैफिक ऐसे जा रहा है सीधा और ये जो ट्रैफिक इधर जा रहा है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है ये जिंदगी भर ऐसे सीधा ही जाता रहेगा। इसके बीच में तुमने कोई फिजिकल बैरियर नहीं दे रखा है, ऐसे लाइन मार्किंग बना रखी है, कोई फिजिकल बैरियर कुछ डिवाइडर नहीं बना रखा है यहाँ पे ना। इसको बोलते हैं पहली बात अनडिवाइडेड कैरेज वे या अनडिवाइडेड, इसको रोड लिख लो, अनडिवाइडेड रोड है। अनडिवाइडेड रोड का मतलब आया समझ में, क्यों बोला इसे, मतलब जिसको हमने फिजिकली डिवाइड नहीं किया, ये क्या कहलाएगा आपका अनडिवाइडेड रोड कहलाएगा। आगे समझ में पॉइंट या नहीं आया बताओ, क्लियर है चीज। अनडिवाइडेड रोड में क्या दिक्कत है, ये जो ऐसे जा रहा है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जिंदगी भर ये ऐसा ही जाता रहे, ये इधर भी तो आ सकता है कभी घूम के, क्या नहीं आ सकता बताओ, अपनी लेन को चेंज कर सकता है ना आराम से। और सिमिलरली ये वाला जो है ये भी क्या कर सकता है, इधर आ सकता है ना मूव करके। अगर ये ऐसा कर सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें खतरा है हेड ऑन कोलिजन होने का। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, आमने सामने से टकराना, और वो सबसे खतरनाक कोलिजन होता है। जितने भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना कोलिजन होने के, उनमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, हेड ऑन कोलिजन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जब दोनों आ रहे थे हाई स्पीड पर और दोनों आमने सामने टकरा गए। आया समझ में क्या दिक्कत है, क्लियर हो गई कहानी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए हमने क्या करा यहाँ पे, ऐसे बीच में क्या प्रोवाइड करवा दिया, एक ही डिवाइडर दे दिया इस तरह से। अब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, अब ये चांस नहीं है। आए समझ में क्या फायदा निकाला आपने। और ये क्या बन गई आपके पास में, ये बन गई डिवाइडेड, ये डिवाइडेड रोड बन गई, ये डिवाइडेड रोड है, ये है डिवाइडेड रोड, ये डिवाइडेड रोड आ गई आपके पास में, क्लियर है चीज। ये डिवाइडेड रोड हो गई और इसमें क्या फायदा है, हेड ऑन कोलिजन का खतरा आपने दूर कर दिया ना, दूर कर दिया एक तरह से। आया समझ में पॉइंट, अनडिवाइडेड रोड या फिर डिवाइडेड, क्लियर है चीज से। फिर दोनों डायग्राम बनाने हैं, बनाओ ऐसे, ये ऊपर वाला अलग है एंड ये वाला अलग डायग्राम है, बनाओ। कल इसका टॉपिक जो चल रहा है ना, इसका एक पार्ट आगे खत्म होगा आपके पास कल। कौन से वाला, ये जो एलिमेंट चल रहे हैं सारे के सारे, कैम्बर हो गया, शोल्डर हो गया, आपके पास में फ्रिक्शन हो गया, डिवाइडर आ गया, ये कल जाके खत्म होगा। लंबा टॉपिक है ना, बहुत सारी चीजें। अब ऐसे तो नहीं करेंगे कि ऊपर ऊपर से बताएं, वो बताया कि दो चीज लेके चल रहे हैं रेफरेंस पूरा, एक गुप्ता एंड गुप्ता का, दूसरा प्रीवियस ईयर का, तो उसी के हिसाब से थ्योरी दी जाएगी पूरी, जिससे कि कल के डेट में ऐसा ना हो कि भाई किसी दूसरे एग्जाम में अपीयर करें तो वहां पे क्वेश्चन अटक रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि एक बार कर लिया तो जेई का ऑलमोस्ट हमारा सही से मैटर हो जाना चाहिए, प्रॉपर्ली मैटर हो जाए सारा का सारा कवर, ऐसा सोच के चलते हैं। बना लिया डायग्राम, लिखो जरा। इन अ डिवाइडेड कैरेज वे लिखना है, इन अ डिवाइडेड कैरेज वे, इन अ डिवाइडेड कैरेज वे medians are provided, in a divided carriageway medians, in a divided carriageway medians, in a divided carriageway medians are provided to divide the traffic, in a divided carriageway medians are provided to divide the traffic, to divide the traffic moving in opposite directions, to divide the traffic moving in opposite direction, moving in opposite direction, to divide the traffic moving in opposite direction between
two set between two set HCT between two set of traffic lanes between two set of traffic lanes between two set of traffic lanes. अब बताओ ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? हाँ ये क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिटवीन टू सेट ऑफ ट्रैफिक लेन्स. ठीक है, आगे पॉइंट क्या है आपके पास? इट हेल्प्स टू अवॉइड द हेड ऑन कोलिजन. इट हेल्प्स टू अवॉइड द हेड ऑन collision. It helps to avoid the head on collision and channelize the traffic. It helps to avoid the head on collision and channelize the traffic moving in different directions and channelize the traffic moving in different directions and channelize the traffic moving in different direction. बताओ ये क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट भी? एंड चैनलाइज द ट्रैफिक मूविंग इन डिफरेंट. चैनलाइज करने का मतलब क्या है? एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देना. कल भी आपने ये वर्ड यूज किया था शायद, कहीं पर यूज करा था शायद चैनलाइज वर्ड. हुआ था, चैनलाइज हुआ था. चैनलाइज का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देना. चैनलाइज कर दिया आपने मतलब ट्रैफिक को आपने प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया, वो इधर उधर आकर मिक्स नहीं होगा कहीं पर भी. पहले तो ये मिक्स हो रहा था ना इधर उधर जाके, अब हमने क्या कर दिया? इसको चैनलाइज कर दिया, प्रॉपर एक डायरेक्शन दे दिया. ऐसे सीधा ही जाता रहेगा ना ये, या भी उधर पहुंच जाएगा. आया समझ में क्या मतलब इस पॉइंट का? क्लियर हो गई कहानी? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट. अब देखो फिर से IRC की रिकमेंडेशन आ गया आपके पास, लिखो नोट करके. IRC recommends a minimum desirable width of IRC recommends a minimum desirable width of 5 meter. IRC recommends a minimum desirable width of 5 meter for medians of rural highways. For medians of rural highways which may be reduced to 3 meter, where land is restricted. Which may be reduced to 3 meter where land is restricted. आया पॉइंट ये समझ में? सो कितनी मिनिमम विड्थ रिकमेंड कर रखी है? 5 मीटर रूरल हाईवेज के लिए. लेकिन कहां तक रिड्यूस कर सकते हो? 3 मीटर तक. अगर कहां पे क्या दिक्कत है? तो अगर आपके पास में स्पेस की दिक्कत है. क्लियर हो गया पॉइंट या नहीं हो? बताओ, आया समझ में चीज? क्लियर है? चलो ठीक है. तो 5 मीटर था, कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं? 3 तक रिड्यूस कर सकते हैं. रूरल हाईवे के केस में बात थी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. On long narrow bridges width of medians may be reduced up to 1.2 मीटर to 1.5 मीटर. ऐसे लिखना है. may be reduced up to 1.2 मीटर to 1.5 मीटर. आया समझ में पॉइंट भी? लॉन्ग नैरो ब्रिजेस width of medians may be reduced up to 1.2 मीटर से 1.5 मीटर. क्लियर हो गया चीज ये नहीं हुआ? बताओ. ठीक. नेक्स्ट. The absolute minimum width of median in urban
areas. The absolute minimum width of median in urban areas is 1.2 meter. Is 1.2 meter. Is 1.2 meter and desirable is 5 meter. And desirable is 5 meter. आया समझ में पॉइंट? एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ इन द अर्बन एरियाज कितना है? अर्बन एरिया मतलब शहर में कम से कम कितना? 1.2 मीटर. और डिजायरेबल क्या होता है? 5 मीटर. मतलब जो होनी चाहिए थी एक्चुअली 5 मीटर. डिजायरेबल विड्थ हम कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा रखने की, जिससे कि अगर बाई चांस कल वाइडनिंग करनी पड़े ना आपकी रोड की, आप किधर वाइड कर सको? डिवाइडर साइड पर उसको क्या कर दो? वाइड कर दो. तो कोशिश करो डिवाइडर को जितना बड़ा सा बड़ा बनाया जा सके विड्थ को उतना बनाने की कोशिश करो. इसका रीजन आया समझ में? तो डिजायरेबल क्या है? 5 मीटर तक है, लेकिन 1.2 मीटर तो कम से कम है. बताओ क्लियर हो गया नहीं पॉइंट? हाईवे की बातें चल रही है सारी की सारी. तो ये पार्ट आपका कवर हुआ है. किसका आगे? अब डिवाइडर वाला. क्या क्या रिकमेंडेशन है? अर्बन एरिया में 1.25, लॉन्ग नैरो ब्रिजेस 1.2 से 1.5 एंड रूरल में 3 मीटर एंड 5 मीटर. ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास. बताओ क्लियर है नहीं चीजें? शोल्डर की मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर. शोल्डर की मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर. शोल्डर का कम से कम स्लोप 3% था और रोड से 0.5% ज्यादा होना चाहिए. होता किसके लिए है? इमरजेंसी के लिए होता है. इमरजेंसी के लिए होता है. शोल्डर डिस्कस किया आज हमने ये डिस्कस करा. डिवाइडर और क्या डिस्कस करा? कैम्बर. यस कैम्बर डिस्कस करा. कैम्बर का पर्पस पता है सारा. कैम्बर की 3 शेप थी. सीसी रोड पे, स्ट्रेट, हाई स्पीड पे, पैराबोलिक. अब वैल्यू क्या थी अर्थ रोड के लिए? बताओ. 3% एंड 4% था ना. लो में 3% था, हाई में 4 था आपके पास में. सीसी रोड पे 1.7 एंड 2 था आपके पास में. WBM पे एंड ग्रेवल पे 2.5 से 3 था एंड थिन बिटुमिन पे 2 से 2.5 था. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बताओ. आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब थे इनके? फ्रिक्शन का लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी कंसीडर करते हैं? 0.15. यस लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? 0.15 थी. होगा कहाँ पे? कर्व के ऊपर. कर्व के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जब. काम क्या है इसका? टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना, उसके इफेक्ट को बचाना, ये काम था. अब लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रेंज में थी? 3.5 से 0.4 तक थी ना आपके पास में. स्पीड के हिसाब से दे रखी है वो टेबल ना, स्पीड के हिसाब से. बाकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो तो आगे आएंगे आपके पास क्या एक्चुअल वैल्यू है. तो ये सारा का सारा पार्ट हो गया. स्किड क्या है, स्लिप क्या है. सो कितने एलिमेंट हो चुके? 4 एलिमेंट हो गए ना लगभग. कल ये वाला पार्ट आगे खत्म होगा आपका. बाकी उसके कुछ एलिमेंट बचे हैं इसमें भी. आपके पास में विड्थ बचा हुआ है, लेन विड्थ, पेमेंट की विड्थ बची है, उसका डिस्कशन करेंगे. अनइवननेस बचा है आपके पास में, पेमेंट अनइवननेस भी बचा हुआ है. कर्व भी बचा हुआ है, कर्व बचा है. कुछ राइट ऑफ वे है, बिल्डिंग लाइंस, कंट्रोल लाइंस, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, रोड मार्जिन. ये सारी चीजें जो कल चलेंगी आपकी. और कल आके टॉपिक आपका क्या होगा? खत्म हो जाएगा. और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब क्वेश्चन है. और इसके खत्म होते ही आपका प्योर न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा साइड डिस्टेंस से. और साइड डिस्टेंस में क्या है आपके पास? उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है. ट्रांजिशन कर्व, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपके फिर. ठीक. सो अपना आगे फिर कल करते हैं कंटिन्यू. ठीक है, आगे कल करते हैं.